हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। आज की क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज के लेक्चर में हम अपने इंग्लिश ग्रामर के एडजेक्टिव्स के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो आपको पता है हम अभी 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच को लेकर डिस्कस कर रहे हैं। अब आपको पता होना चाहिए जो हमारे पूरे इंग्लिश में जितने भी वर्ड्स घूमते हैं, यानी जो बिलियंस ऑफ वर्ड्स हैं इंग्लिश में, अरबों खरबों वर्ड है, उन सबको हमने 8 कैटेगरीज में डिवाइड करके रखा है। तो सबसे पहले हमने जो चर्चा करी नाउन के ऊपर, नाउन हमारा पहला पार्ट ऑफ स्पीच हो गया, प्रोनाउन हो गया। उसके साथ उससे पहले हमने थोड़ी जो बात करी थी आर्टिकल की करी थी, क्योंकि आर्टिकल जो है नाउन के साथ लगता है, यानी नाउन या नाउन की जगह पे यूज होने वाले वर्ड्स उन सभी के साथ आर्टिकल लगता है। अब जो अगला हमारा पार्ट्स ऑफ स्पीच आता है वो है हमारा एडजेक्टिव। आज के लेक्चर में हम एडजेक्टिव को लेकर चर्चा करेंगे। आज के लेक्चर में हम जो एडजेक्टिव्स के प्रैक्टिस क्वेश्चन है उनको डिस्कस करेंगे और कॉन्सेप्ट्स को सीखने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके के क्वेश्चंस हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं और वह क्वेश्चंस किन कॉन्सेप्ट्स के ऊपर है। बेसिकली हमारा जो मेन मोटिव होता है, जो हम 25 क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं, ये सिर्फ 25 क्वेश्चंस प्रैक्टिस नहीं होती है। इन 25 क्वेश्चन से हमें नए कॉन्सेप्ट सीखते हैं, जो हमने अभी थ्योरी में पढ़ा, अपनी थ्योरी के अंदर अच्छे से कॉन्सेप्ट्स को पढ़ा। उन कॉन्सेप्ट से हमने क्या सीखा, उनको अप्लाई करते हैं इन 25 क्वेश्चंस पे, तो हमें पता चलता है कि कहाँ पर क्या प्रॉब्लम है, क्या गड़बड़ है। देखिए, थोड़ा सा अभी हम शुरू करने से पहले एडजेक्टिव्स को लेकर चर्चा कर लेते हैं। एडजेक्टिव्स होते क्या है? एडजेक्टिव्स, अब देखिए हिंदी में इसको बोलते हैं विशेषण। अब विशेषण और विशेषता और एडजेक्टिव्स को समझिए। देखिए क्या होता है, जब भी हमें किसी संज्ञा, यानी जब भी हम बात करें नाउन, या जब भी मैं नाउन बोलूंगा तो नाउन से समझ जाइए, नाउन या नाउन की जगह पे यूज होने वाले वर्ड्स। तो जब भी हम नाउन के बारे में बताते हैं और हमें इसको और ज़्यादा क्वांटिफाई करना है, राइट, हमें इसको और ज़्यादा क्वालिटीफाई करना है, यानी हमें इसकी संख्या में कुछ बताना है, या हमें इसके नेचर के बारे में, प्रकृति के बारे में हमें कुछ बताना है, या इसके सौंदर्य के बारे में कुछ बताना है, या इसके भावना के बारे में कुछ बताना है, तो हमें कुछ वर्ड्स की आवश्यकता पड़ती है, ज़रूरत पड़ती है। यानी हमें ऐसे शब्द चाहिए जो उस नाउन को, उस संज्ञा को, सर्वनाम को और ज़्यादा उसकी विशेषता बताए और उसकी ज़्यादा एडिशनल जानकारी दे, यानी अलग से हमें और जानकारी दे। तो एडजेक्टिव का एक और रोल होता है विशेषता, यानी क्वालिटी के साथ साथ, क्वालिटी, क्वांटिटी, इन सब के साथ साथ, या जो हम बात करें क्वांटिटी, जिनको हम डिटर्मिनर्स बोल लेते हैं कभी कभार, तो अगर हम इन सबको लिए एक ही वर्ड यूज़ करें, क्या हो सकता है? एडिशनल इंफॉर्मेशन, यानी हमें एडिशनल इंफॉर्मेशन और अलग से जानकारी देने का काम कौन करता है? एडजेक्टिव। और ये जो हमें एडिशनल इंफॉर्मेशन मिल रही है, ये किसकी मिल रही है? नाउन या नाउन की जगह पे यूज होने वाले वर्ड्स। एग्जाम्पल, ही इज अ गुड बॉय। गुड बॉय, ये आपने लिखा ही इज अ गुड बॉय। अब जरा ध्यान से देखिए, ये बॉय क्या है? बॉय एक कॉमन नाउन है, और ये गुड क्या हो गया? अब हमें पता है वह एक लड़का है, लेकिन वह एक अच्छा लड़का है। तो जो हमने ये शब्द दिया अच्छा, तो अच्छा इसके बारे में विशेषता बता रहा है। वह लड़का कैसा है? वह लड़का अच्छा है। तो ये जो अच्छा अलग से जो वर्ड आया है, ये एडिशनल जानकारी दे रहा है, उसके बिहेवियर के बारे में जानकारी दे रहा है, उसके नेचर के बारे में जानकारी दे रहा है। तो यहाँ पर जो गुड है, ये एक एडजेक्टिव है, किसका? नाउन का। तो याद रखिएगा, एडजेक्टिव के साथ हमेशा नाउन आएंगे। एडजेक्टिव के साथ नाउन आता है, प्रीपोजिशन के साथ नाउन आता है। अब इनके रूप अलग है, नाउन की जगह फिर ये ऑब्जेक्ट हम इसको बेसिकली कह देते हैं। आर्टिकल के बाद नाउन आता है। तो इस तरीके से सीखिए, नाउन की आप पहचान कर लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि नाउन में आर्टिकल है, ए एन दा हुआ तो आर्टिकल हो जाएगा, और किस तरीके से एडजेक्टिव हो सकता है, प्रीपोजिशन हो सकता है। तो ये सब जानकारी आपको पता होना चाहिए कि नाउन एक सेंटेंस में कहाँ पर आता है। नाउन का एक ही काम होता है, ये 2 काम होते हैं, एक नहीं। एक तो होता है हमारा सब्जेक्ट का, और दूसरा होता है ऑब्जेक्ट का। तो यानी जब भी हमारा एडजेक्टिव यूज़ होगा तो किसी सब्जेक्ट के साथ यूज़ हो रहा होगा, या फिर किसी ऑब्जेक्ट के साथ जो हमारा एडजेक्टिव है वह यूज़ हो रहा होगा। चलिए अब हम आगे चर्चा करते हैं अपने क्वेश्चंस को लेकर, और वन बाय वन एक एक क्वेश्चन को समझते हैं, किस तरीके के क्वेश्चंस हमसे एग्जाम में पूछे जाएंगे और हमें उन्हें किस तरीके से आंसर करना है।
आगे बढ़ते हैं। इस लेक्चर के अंदर आज का जो सेशन है इसके अंदर हम क्या पढ़ेंगे। सबसे पहली बात, हम इसमें 25 प्रैक्टिस क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ये 25 प्रैक्टिस क्वेश्चंस किसके हैं? एडजेक्टिव्स के हैं। और हर एक क्वेश्चन का हम डिटेल एनालिसिस करेंगे। डिटेल एनालिसिस का मतलब है कि अगर उस क्वेश्चन के अंदर कोई कॉन्सेप्ट दिया गया है, उस कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझेंगे और किस तरीके के सवाल उस पर और पूछ सकते हैं। यानी अगर 25 क्वेश्चन के अंदर आप 15 से 20 या 25 नए कॉन्सेप्ट सीखते हैं, वही कॉन्सेप्ट जो आपने अपनी थ्योरी में पढ़ा है उनको रिवाइज करते हैं, तो यही क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने के लिए मिलेंगे। कोई ज़्यादा अलग तरीके का सवाल नहीं मिलेगा। अब इसके बाद हम जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे तब आप ये चीज़ देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, दीज डेज जॉब अपॉर्चुनिटीज आर नॉट एज बेटर एज they used to be in the early 70s. No error. अब क्वेश्चन बोला गया इन दिनों जो जॉब अपॉर्चुनिटी है वह उतनी अच्छी नहीं है जो हुआ करती थी 70s में, 70 के दशक में। तो ये 1970s से मतलब है इसका। तो जब आप देखते हो कंपैरिजन करने की बात, अब मैं बात करता हूँ आपको सबसे पहले कंपैरिजन, राइट। कंपैरिजन जब आप करेंगे, राइट, कंपैरिजन करेंगे तो दो तरीके हो सकता है। एक तो होता है आपकी कंपैरेटिव डिग्री, राइट, कंपैरेटिव डिग्री, और दूसरा होता है एज डैश एज, और इसके अंदर जो भी है आप यूज़ कर सकते हो अपना कोई भी एडजेक्टिव। लेकिन जब आप कंपैरिजन करते हो कंपैरेटिव डिग्री में, अब मैं बात कर रहा हूँ कंपैरेटिव डिग्री की और एज की, तो आप समझ गए एज डैश एज मतलब जब भी आप एज का कॉम्बिनेशन लिखेंगे इसका भी कंपैरिजन का मतलब होता है, और कंपैरेटिव डिग्री का भी मतलब जो है कंपैरिजन करने के लिए होता है। कंपैरेटिव डिग्री में होता ये है कि आप जो है कंपैरेटिव डिग्री लिखते हो एडजेक्टिव की, राइट, कंपैरिजन के अंदर। तो जैसे गुड का बेटर हो गया, तो ही इज़ बेटर देन यू, ही इज़ बेटर देन हर, तो इस तरीके से कुछ हो गया। तो ये जब आप कंपैरेटिव डिग्री लिखते हो तो आप बेटर यूज़ करते हो। अब ये जो बेटर है ये किसका है? गुड का। गुड की कंपैरेटिव डिग्री हो गई बेटर। तो यहाँ पर क्या होता है, जब हमें बताना होता है, देखिए ही इज़ गुड बट नॉट बेटर देन हिम, तो बोल रहा है कि वह अच्छा है लेकिन उससे अच्छा नहीं है। तो इस तरीके से आप कंपैरेटिव करते हो। लेकिन जब भी आप एज के साथ लिखोगे तो यहां पर जो भी आपका एडजेक्टिव होगा, जो भी यहां पर आपका एडजेक्टिव होगा वो पॉजिटिव डिग्री होगा। पॉजिटिव डिग्री का मतलब है वो विदाउट कंपैरेटिव डिग्री का होगा। तो यहां पर एज गुड एज, राइट, दीज डेज जॉब अपॉर्चुनिटीज आर नॉट एज बेटर एज नहीं होगा, आर नॉट एज गुड एज, राइट। सो ए इज द राइट आंसर। ए में एरर है तो यहाँ पर एज गुड एज आएगा, राइट। दे यूज टू बी इन दी अर्ली 70s, जैसे अर्ली 70s में हुआ करती थी, आजकल जॉब अपॉर्चुनिटीज ऐसी नहीं है। पहले पार्ट में एरर है, बेटर को आप हटाएंगे यहाँ से, बेटर को आप यहाँ से हटाएंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? गुड। शाबाश, ये आपने कर दिया। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, unless it is accepted to both the parties, an arbitrator would be of no use settle this dispute। यानी कोई किसी डिस्प्यूट की बात हो रही है और बोला गया है जब तक दोनों पार्टीज, unless क्या होता है? कंडीशन लगाते हैं, राइट। इफ़ नॉट, अगर दोनों पार्टीज किसी बात पर सहमत नहीं होती है तब तक ये जो डिस्प्यूट है नहीं खत्म होगा। तो देखिए इट इज़ एक्सेप्टेड, तो टू बोथ द पार्टीज, इसको लिखने के दो तरीके हो सकते थे। अनलेस इट इज एक्सेप्टेड, अगर आप लिख रहे हो एक्सेप्टेड बाय बोथ ऑफ द पार्टीज लिख सकते थे, नहीं तो एक और तरीका होता है अनलेस इट इज एक्सेप्टेबल। तो अगर आपको इसको एडजेक्टिव फॉर्म में लिखना है तो इसका एडजेक्टिव फॉर्म होता है एक्सेप्टेबल, अनलेस इट इज एक्सेप्टेबल। तो अनलेस इट इज एक्सेप्टेड बाय बोथ द पार्टीज हो सकता था, या इट इज एक्सेप्टेबल टू बोथ द पार्टीज, राइट। तो दो तरीके से इसमें आप चेंज कर सकते थे। पार्ट 1 में एरर है, इसको आप ठीक करेंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, कंप्यूटर एजुकेशन। अब देखिए बात किसकी हो रही है? एजुकेशन इन यूनिवर्सिटीज एंड कॉलेजेस लीव्स मच नॉट टू बी डिजायर्ड, राइट। देखिए जो लीव्स एंड लीव्स, ये एक वर्ब है, वर्ब है,
और ये वर्ब किसका है, तो आपको पता है, देखिए इन क्या एक प्रीपोजिशन, और इस प्रीपोजिशन के दो ऑब्जेक्ट हैं, यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस, जिसको एंड ने कनेक्ट किया है। तो जाहिर सी बात है यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस तो नहीं होगा इसका ऑब्जेक्ट, इसका ऑब्जेक्ट है कंप्यूटर एजुकेशन। जरा ध्यान से देखिए एजुकेशन को, एजुकेशन और एजुकेटेड, एजुकेटेड पर्सन। तो यहां ये जो पर्सन है ना, ये नाउन है, और यहां पर जो ये एडुकेटेड वर्ड है ना, एजुकेटेड पर्सन, ये एक एडजेक्टिव है। क्यों? क्योंकि ये इस पर्सन के बारे में बता रहा है कि पर्सन कैसा है, पर्सन एजुकेटेड है। लेकिन ये जो एजुकेशन है ये एक नाउन है। क्या है ये? एक नाउन। और यहाँ पर कंप्यूटर एजुकेशन आ गया, और ये यह बता रहा है कि ये कैसा है, ये कंप्यूटर एजुकेशन। कौन सी एजुकेशन की बात कर रहे हैं? कोई दूसरी तरीके की एजुकेशन नहीं कर रहे हैं, हम कंप्यूटर एजुकेशन की बात कर रहे हैं। उसके लिए वर्ड आया लीव्स, सो इसमें कोई एरर नहीं है, नो एरर। आगे बढ़ते हैं। 10 किलोमीटर्स इज अ लॉन्ग डिस्टेंस टू वॉक। कुछ ऐसा ही क्वेश्चन मैंने आपको नाउन के साथ डिस्कस किया था, अगर आपको याद हो तो। इसको नहीं याद है तो हम समझ लेते हैं। देखिए, जब भी आप डिस्टेंस को मेजर करते हो, आप किलोमीटर्स में मेजर करते हो, बट डिस्टेंस अपने आप में एक अनकाउंटेबल नाउन होता है, राइट? टाइम अपने आप में एक अनकाउंटेबल नाउन होता है, लेकिन हमने उनकी यूनिट्स बना रखी हैं। तो एक और आपको बता देता हूँ अनकाउंटेबल नाउन की पहचान। अनकाउंटेबल नाउन को आप मेजर कर सकते हो। मेजर इसका होता है मेजरिंग यूनिट। क्या होती है इसकी? मेजरिंग यूनिट्स होती हैं अनकाउंटेबल नाउन्स की। तो ये चीज़ याद रखिएगा, मेजरिंग यूनिट्स किसकी होंगी? अनकाउंटेबल नाउन की होंगी, राइट? लेकिन अब यहाँ पर लौट के आइए क्वेश्चन पे। अब ये बोल रहा है कि 10 किलोमीटर एक लंबी दूरी है तय करने के लिए। अब ज़रा ध्यान से देखिए, जब आप किसी डिस्टेंस को नापते हैं तो 1 किलोमीटर का आपने कोई रेफरेंस माना हुआ है, फिर 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, 4 किलोमीटर। अगर आप एक एक करके सारे माइलस्टोन्स को कवर करेंगे तो वो जो है वो डिस्टेंस किस में हो गई? फिर वो डिस्टेंस यूनिट में ब्रेक हो जाती है, 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर। उस केस में आप उसे प्लूरल मानते हो। क्या मानते हो? प्लूरल मानते हो। लेकिन पूरी किसी एक लेंथ के टुकड़े को आप उठा लो, उसको मेजर कर लिया। अब वो लेंथ का टुकड़ा आपने मेजर कर लिया और फिर अब उस लेंथ के टुकड़े के ऊपर बात कर रहे हो आप, तो वहाँ पर वह जो लेंथ आपने नापी है वह प्लूरल नहीं होती है, वह सिंगुलर होती है, क्योंकि वहाँ पर हम उस लेंथ की बात कर रहे होते हैं, ना कि उस मेजरिंग यूनिट्स की। तो यहाँ पर 10 किलोमीटर्स के बारे में जो चर्चा हो रही है, यहाँ पर हर एक प्रत्येक किलोमीटर, ईच किलोमीटर की बात नहीं हो रही है, एवरी किलोमीटर की बात नहीं हो रही है। यहाँ पर उस पर्टिकुलर लेंथ की बात हो रही है जो 10 किलोमीटर के बराबर होती है। तो वो जो 10 किलोमीटर बराबर की एक लेंथ है वो काफ़ी लंबी डिस्टेंस होती है चलने के लिए। तो यहाँ पर 10 किलोमीटर्स इज़ अ लॉन्ग डिस्टेंस टू वॉक। अगर आप इसको ध्यान से देखें, 10 किलोमीटर्स इज़ अ लॉन्ग डिस्टेंस टू वॉक। तो अब ज़रा यहाँ पर बताइए, तो यहाँ पर 10 किलोमीटर्स होगा या 10 किलोमीटर होगा? सो क्या होगा यहाँ पर? ये बिल्कुल ठीक है, यहाँ पर कुछ नहीं होगा, नो एरर, राइट? आगे बढ़ते हैं। Although the police officer sympathized का मतलब होता है काइंड, टू बी काइंड विद समवन। किसी के साथ आप दया भावना की बात रखते हैं तो उसको बोलते हैं sympathized। विद पुअर ही रिफ्यूज्ड। अब ऑल्दो क्या होता है? कॉन्ट्राडिक्टरी कंजंक्शन। कॉन्ट्राडिक्टरी का मतलब होता है कॉन्ट्रास्टिंग कंजंक्शन होता है। मान लो अगर आप किसी चीज़ से राइट सहमत तो रखते हो लेकिन उसका सपोर्ट नहीं करते हो, तो ये होगी कॉन्ट्राडिक्टरी बात की। बताइए, आप सहमति भी हैं, आप इस चीज़ के साथ सहमत भी हो लेकिन सपोर्ट भी नहीं कर रहे हो, तो इस तरीके की बात को हम बोलते हैं कॉन्ट्राडिक्टरी बात। अब क्वेश्चन को ज़रा समझिए। Although the police officer sympathized with poor, he refused to take an action against the rich man। हालांकि या बावजूद इसके, इसको हम ऐसे बोल सकते हैं कि बावजूद इसके कि जो पुलिस ऑफिसर है वो गरीबों के साथ सहमति रखता है, फिर भी उसने जो है रिच मैन के अगेंस्ट कोई एक्शन नहीं लिया। अब जरा ध्यान से देखिए, ये जो पुअर है ना, पुअर, पुअर यहाँ पर क्या होता है? यहाँ पर एक एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव है, और विद एक प्रीपोजिशन है। विद क्या है? एक प्रीपोजिशन है। यहाँ से एक बड़ा प्यारा कॉन्सेप्ट निकल के आ रहा है, इसको ज़रा ध्यान से देखिएगा। तो आपको पता है प्रीपोजिशन किसके साथ आता है? अपने नाउन के साथ। तो यहाँ पर विद के साथ नाउन आना चाहिए, लेकिन दिया हुआ एडजेक्टिव है। तो क्या हमारे फर्स्ट पार्ट में एरर है? यस, बिल्कुल एरर है, एरर हमें दिख गई।
अब ये एरर दूर कैसे होगी, तो जरा ध्यान से देखिए, जब भी आप किसी एडजेक्टिव के आगे द लगा देते हो, द पुअर, तो ये पूरी का पूरा एक क्लास को डिनोट करता है, द रिच। ये पूरी की पूरी एक क्लास को डिनोट करता है जो रिच है, ये उस क्लास को डिनोट कर रहा है जो पुअर है, गरीब है, गरीबों की बात कर रहा है ये। तो ये पूरी एक क्लास को बताता है। तो यहाँ पर यही कहने का मतलब है कि जो गरीबों के प्रति जो है पुलिस ऑफिसर सिंपैथाइज रखता है, बावजूद उसके उसने रिच मैन के अगेंस्ट एक्शन नहीं लिया, राइट, मना कर दिया। तो यहाँ पर द पुअर आएगा क्योंकि यहाँ पर हमें नाउन चाहिए, और ये पूरा का पूरा द पुअर एक नाउन की तरह एक्ट करेगा क्योंकि ये एक पूरी क्लास को डिनोट करेगा, राइट। तो यहाँ पर एरर है, इसकी जगह क्या लिखोगे आप, द पुअर, राइट। सो गुड, यहाँ पर क्वेश्चन 1 आपका ठीक हुआ। क्वेश्चन 5 ठीक हुआ, तो यहाँ पर आप क्या कर देंगे, इस वाले पार्ट में एरर है, इसको ठीक करके लिखेंगे द। आगे बढ़ते हैं। द शॉर्ट स्टोरी शुड नॉट एक्सीड मोर देन 200 वर्ड्स। तो जरा यहाँ पर ध्यान से देखिए, द शॉर्ट स्टोरी, स्टोरी कैसी है, शॉर्ट, और ये क्या हो गया, एडजेक्टिव। तो ये क्या ठीक है, बिल्कुल ठीक है, नाउन से पहले एडजेक्टिव आ गया। शुड नॉट एक्सीड और मोर देन 200। तो जब भी आपने पढ़ा होगा कंपैरेटिव डिग्रीज, तो कंपैरेटिव डिग्रीज को भी हम एडजेक्टिव में ही रखते हैं, लेकिन बट आपकी सहूलियत के लिए उसको हम क्या कर देते हैं, अलग से पढ़ा देते हैं। तो यहाँ पर कंपैरेटिव डिग्री से ही हमारा जो है क्वेश्चन है आया है। एक वर्ड है एक्सीड और एक है नॉट मोर देन। नॉट या एक्सीड या फिर नॉट एक्सीड लिख देते हैं, या नॉट मोर देन, राइट। इन दोनों का मतलब ना सेम होता है, ये दोनों आपस में मीनिंग सेम रखते हैं। यानी अगर मैं बात करूं, अगर इनका मीनिंग या एसेंस की बात करूं, तो ये होता है सेम। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, देखिए जब भी आप बात कर रहे हो ना, ये जो शॉर्ट स्टोरी है 200 वर्ड्स की ज़्यादा होनी नहीं चाहिए। तो 200 वर्ड आपकी एक लिमिट हो गई, ये एक लिमिट हो गई। तो नॉट एक्सीड का मतलब भी होता है कि इस लिमिट से बाहर नहीं आना चाहिए, और नॉट मोर देन का भी मतलब होता है कि इस लिमिट से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए। तो यानी लिमिट को क्रॉस नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पर सुपर फ्लॉज हो गया। सुपर फ्लॉज का मतलब क्या होता है कि एक ही बात को दो तरीके से आपने बता दिया, रिक्वायरमेंट नहीं थी फिर भी आपने बता दिया। या तो आप नॉट एक्सीड हटा दीजिए, नॉट मोर देन 200 वर्ड्स, या फिर आप मोर देन हटा दीजिए। तो हम मोर देन को हटा देंगे, नॉट एक्सीड 200 वर्ड्स। तो आप ये चीज़ समझ के, थर्ड पार्ट में एरर है, इसको आप ठीक करेंगे। सो नॉट यूज मोर देन सही दिखा हुआ है हमने सॉल्यूशन में कि मोर देन का इस्तेमाल नहीं करेंगे हम। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, द फर्स्ट टू टू अराइव, द टू फर्स्ट अराइव, तो मैंने गलती से सही बोल दिया, द टू फर्स्ट अराइव वर द लकी रेसिपिएंट्स ऑफ सरप्राइज गिफ्ट्स। तो रेसिपिएंट का मतलब क्या होता है, जो कुछ चीज़ रिसीव करता है। अब कुछ रिसीव करेगा तो उसको हम बोलते हैं रिसिपिएंट। अब ज़रा देखिए, एक होता है हमारा ऑर्डिनल्स और एक होता है हमारे कार्डिनल्स। इनका ऑर्डर मैं आपको समझा देता हूँ। देखिए, कार्डिनल्स 1 2 3 लिख सकते हो, लेकिन जब भी आप ऑर्डिनल्स लिखते हो, ऑर्डिनल्स का मतलब होता है, क्या होता है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। तो जब भी आप किसी भी चीज़ को ऑर्डर में प्लेस करते हो तो उसको डिनोट करोगे फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, इस तरीके से ऑर्डर में बताओगे। तो ऑर्डिनल से पहले दा यूज़ होता है। तो यहाँ पर देखिए, पहली बात तो टू से पहले दा हो गया, हमारे पहले पार्ट में एरर हो गई, और फर्स्ट है। फिर जब भी आप ऑर्डिनल और कार्डिनल दोनों का कॉम्बिनेशन लिखोगे, अगर इन दोनों का कॉम्बिनेशन होता है, तो आपको प्रायोरिटी किसे देनी है, पहले आप ये समझ लीजिए। तो दा के साथ हमारा ऑर्डिनल्स आ गया, देन उसके बाद आप लिखते हो कार्डिनल्स। तो ये होगा द फर्स्ट टू, पहले दो, द फर्स्ट टू to arrive, the first two to arrive were the lucky recipients of surprise gift। तो एरर ये है कि यहाँ पर इंटरचेंज कर दो इनको, फर्स्ट पहले आएगा और फिर टू बाद में आएगा। तो कार्डिनल ऑर्डिनल वाला कॉन्सेप्ट है, ये हम यहाँ पर ठीक कर लेंगे। सो पहले पार्ट में एरर है, ठीक कर लेना, फर्स्ट टू अराइव। नाउ जॉन इज वर्किंग वेरी हार्डली
एज द एग्जामिनेशंस आर फास्टिंग अप्रोचिंग, अप्रोचिंग का मतलब होता है आर फास्ट अप्रोचिंग। देखिए फास्ट यहाँ पर क्या है ना, यहाँ पर जो फास्ट है ये एडवर्ब है, क्योंकि यहाँ पर अप्रोचिंग क्या है, ये वर्ब है। अप्रोचिंग का मतलब होता है आना, नज़दीक आना, और जल्दी से नज़दीक आ रहे हैं यानी समय बहुत कम है। तो फास्ट यहाँ पर एडवर्ब हो गया जो वर्ब को क्वालिफाई कर रहा है, एडजेक्टिव नहीं है, ज़रा इसको ध्यान से रखिएगा, एडजेक्टिव नहीं है। लेकिन यहाँ पर हमें एक वर्ड मिला, जॉन इज़ वर्किंग वेरी हार्डली। देखिए हार्डली का मतलब ना क्या होता है, हार्डली का मतलब होता है बेयरली, स्कार्सली, यानी मुश्किल से, ना के बराबर। लेकिन यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि वो ना के बराबर नहीं काम कर रहा है, वो मेहनत से काम कर रहा है। यहाँ पर सेंटेंस का जो आपका जो मतलब है, जो सेंटेंस का कॉन्टेक्स्ट है, वो बोल रहा है कि वह बहुत मेहनत से काम कर रहा है। सो वहाँ पर वर्किंग हार्डली नहीं होगा, जॉन इज़ वर्किंग वेरी हार्ड। क्या होगा, वेरी हार्ड। तो पहले पार्ट में एरर है, इसको आप ठीक करेंगे। आगे बढ़ते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 9, इवन टुडे, अब बात हो रही है, इवन टुडे इट इज इनक्रेड्यूलियस टू थिंक दैट मैन हैव वॉक्ड ऑन द मून। अब कहने का मतलब क्या है कि आज भी यकीन करना मुश्किल है, यानी राइट, या फिर इतना अचंभित हो जाते हैं यह सोच के कि मानव ने, यानी मैन का मतलब यहाँ पर मैनकाइंड से है, राइट, यहाँ पर कोई जेंडर बाइसिंग नहीं है, यहाँ पर मैन का मतलब मैनकाइंड से है कि उसने जो है अचीव किया। अब यहाँ पर ज़रा ध्यान से देखिए, इनक्रेडुलस, दो मीनिंग बताता हूँ, इसका मतलब बताता हूँ। इनक्रेडुलस और एक होता है इनक्रेडिबल, होता है ना इनक्रेडिबल इंडिया, यानी अतुल्य भारत, इंडिया टूरिज्म की अगर आपने ऐड देखी हो तो इसका मतलब होता है डिफ़िकल्ट टू बिलीव, राइट। अब ये होता है नॉट एबल टू बिलीव, जिस पर भरोसा नहीं किया जा सकता, राइट। अब ज़रा इस सेंटेंस को ध्यान से देखिए, नॉट एबल टू बिलीव, इन दोनों वर्ड्स को ज़रा ध्यान से देखिए। ज़रा मुझे ये बताइए कि अपोलो मिशन से पहले अगर मैं ये बात कहता कि मानव जो है आसमान या चांद पे पैर रख सकता है, कदम रख सकता है, उस टाइम नॉट एबल टू बिलीव, आप उस टाइम भरोसा नहीं करते, उसके लिए इनक्रेडुलस वर्ड हो जाता। लेकिन मानव ने चांद पर कदम रख चुका है, यानी मानव अपना चांद पर कदम रख चुका है, ये इवेंट हो चुका है। लेकिन ये इवेंट हो चुका है, फिर भी इस पर थोड़ा भरोसा करना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर कहने का मतलब है कि ये इतना बड़ा टास्क है कि यहाँ से हज़ारों लाखों किलोमीटर दूर गए आप, फिर वहाँ पर आप वो भी स्पेस में, और वहाँ पर आप चांद पे कदम रख के आए। तो ये डिफ़िकल्ट है भरोसा करना, बट ऐसा नहीं है कि इस पे भरोसा नहीं किया जा सकता, किया जा सकता है, क्योंकि ये हो चुका है, बट ये डिफ़िकल्ट है। तो यहाँ पर इनक्रेडुलस नहीं आएगा, यहाँ पर आएगा इट इज़ इनक्रेडिबल। इट इज़ इनक्रेडिबल टू थिंक दैट मैन हैव वॉक्ड ऑन द मून। तो इसमें सेकंड पार्ट में एरर है, तो आप इसको ठीक करेंगे, इनक्रेडिबल आएगा, राइट, इनक्रेडिबल। वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं। द फायरमैन, अब देखिए यहाँ पर फायरमैन वोर, पहनते थे इनफ्लेमेबल क्लोथिंग फॉर प्रोटेक्शन। अब कहने का मतलब ये है कि जो ये क्वेश्चन कहना चाहता है, जो ये सेंटेंस कहना चाहता है कि जो फायरमैन होते हैं ना, वो ऐसा कपड़ा पहनते हैं जो जलनशील नहीं है। अब एक होता है ज्वलनशील यानी इनफ्लेमेबल। अब ज़रा वर्ड देखिए, जैसे अगर आपने कभी रोड पे देखा हो तो जो ट्रक्स होते हैं वो जो ऑयल या पेट्रोल किसी तरीके का फ्लेमेबल इनफ्लेमेबल सब्सटेंस कैरी करते हैं, तो वहाँ पर लिखा होगा कीप डिस्टेंस, इन हाईली इनफ्लेमेबल, यानी बहुत जल्दी उसमें जो है आग पकड़ सकती है, जलनशील है, बहुत जो है तीव्र जलनशील है। तो इनफ्लेमेबल का मतलब होता है जो जल सकता है, राइट, दैट कैन कैच फायर, राइट, दैट, या कैचिंग फायर लिख सकते हैं, कैचिंग फायर। नॉन इनफ्लेमेबल का मतलब होता है
नॉन इनफ्लेमेबल का मतलब होता है दैट कैन हार्डली, अब देखिए यहाँ पर ये वर्ड यूज हुआ है हार्डली बर्न, जो मुश्किल से जल सकता है। तो फायरमैन ऐसे कपड़े पहनेंगे जो जल्दी से फायर पकड़ लेते हैं, या जो आपके जो दमकल अधिकारी होते हैं, राइट, जो मतलब फायर ब्रिगेड जो रहते हैं, वो ऐसे कपड़े पहनेंगे जो आग पकड़ता है, या ऐसे कपड़े पहनेंगे जो मुश्किल से जलते हैं, यानी नॉन इनफ्लेमेबल, जो मुश्किल से जलते हैं। तो सेकेंड पार्ट में एरर है, तो यहाँ पर आ जाएगा नॉन इनफ्लेमेबल क्लोथिंग, राइट। तो सेकेंड पार्ट में एरर है, राइट। तो यहाँ पर ये नहीं आएगा, यहाँ पर इसकी जगह क्या आ जाएगा, नॉन इन्फ्लेमेबल। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। द इंटरिम रिपोर्ट डज नॉट एनालाइज थॉरोली का मतलब होता है डीपली, अच्छे से उसने उसको नहीं बताया, द प्रिंसिपल कॉजेज ऑफ द डिजास्टर। अब प्रिंसिपल का मतलब होता है, देखिए एक प्रिंसिपल, आपको दोनों वर्ड से मैं समझा देता हूँ, प्रिंसिपल और प्रिंसिपल। इस प्रिंसिपल का मतलब होता है रूल्स हो गया, रेगुलेशंस हो गए, प्रिंसिपल्स, राइट। और या फिर हम इसको कह सकते हैं इथिक्स भी होता है इसका मतलब। प्रिंसिपल का मतलब होता है मेजर या मेन, जिसमें हम बोलते हैं ना स्कूल प्रिंसिपल, स्कूल का मुखिया। तो मेजर बिंदु क्या है, मेन पॉइंट क्या है, तो उसका मतलब होता है प्रिंसिपल। यहाँ पर यह बताया जा रहा है कि जो डिजास्टर के जो मेजर कारण थे, रूल्स कारण नहीं, मेजर कारण थे, उन्होंने रिपोर्ट ने उन्हें अच्छे से एक्सप्लेन नहीं किया है। तो यहाँ पर प्रिंसिपल रूल्स को लेकर प्रिंसिपल नहीं आएगा, यहाँ पर आएगा प्रिंसिपल। क्या आएगा, प्रिंसिपल, याद रखिएगा, क्योंकि यहाँ पर मेजर कॉजेज या मेजर रीजंस की बात कर रहा है जिसकी वजह से वो डिजास्टर हुआ है। तो सेकंड पार्ट में एरर है, इसको आप ठीक करेंगे, राइट। तो यहाँ पर क्या आएगा, प्रिंसिपल, इसको आप ठीक करेंगे। आगे बढ़ते हैं। द सॉइल वाज मॉइस्ट का मतलब है गीली, थोड़ी नमी हो जाना, गीली होगी। एज देर वॉज लिटिल रेन द डे बिफोर, लिटिल मैं बता देता हूँ इसका मतलब, लिटिल और आ लिटिल। देखिए जब कुछ होता है सम, जब आप बोलते हो कि हाँ कुछ तो है, जब आप किसी चीज़ को पॉजिटिव वे में वो वैल्यू करते हो, पॉजिटिव वे में उसको वैल्यू करते हो, बोलते हो हाँ इट इज़ समथिंग, आप उसको फील नहीं, बता नहीं पा रहे कितना है कितना नहीं है, बट यू से कि कुछ तो है। तो जब आप उसको पॉजिटिव वे में वैल्यू करते हो तो आप लिखते हो आ लिटिल। जब आप बोलते हो ना के बराबर, यानी नॉट इक्वल्स टू जीरो, यानी इक्वल्स टू जीरो, बिल्कुल ना के बराबर जब आप बोलते हो, बात करोगे, तब आएगा लिटिल। तो यहाँ पर कहने का मतलब है कि जो मिट्टी थी वह गीली थी, मिट्टी गीली थी क्योंकि एक दिन पहले बारिश हुई थी, थोड़ी बारिश हुई। देखिए बारिश तो हुई थी, कुछ तो बारिश हुई थी, बिल्कुल ना के बराबर तो नहीं बोलना चाह रहा है, यहाँ पर बोलना चाह रहा है कि बारिश हुई थी। तो यहीं पर आई लिटिल, आ लिटिल, फ्यू, आ फ्यू का कॉन्सेप्ट भी यही होता है। तो यहाँ पर सेकंड पार्ट में एरर है, इसको आप ठीक करेंगे। यहाँ पर लिटिल की जगह क्या आ जाएगा, आ लिटिल। इसको ठीक करके क्या लिखेंगे आप, आ लिटिल, राइट। सेकंड पार्ट में एरर है, आ लिटिल, इसकी जगह आ लिटिल आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। द मैनेजर वांटेड टू नो, मैनेजर जानना चाहता था क्या, हु हैड अराइव्ड अर्ली दैट डे, द कैशियर और द अकाउंटेंट। अब देखिए जो मैनेजर है, जो कोई बैंक मैनेजर होगा, वह जानना चाहता था उस दिन कौन जल्दी आया, कैशियर आया था या अकाउंटेंट आया था। तो जब ये कंपैरिजन की बात कर रहा है कि कौन जल्दी आया था दो लोगों के बीच में, तो अर्ली मतलब हो गया जल्दी कौन। अब देखिए यहाँ पर अर्ली कमिंग का मतलब होता है जल्दी आना, लेकिन जब दो लोगों के बात कंपैरिजन कर रहे हो तो मैंने आपको बताया कंपैरेटिव डिग्री होती है। तो हु हैड अराइव्ड अर्ली नहीं अर्लियर, हु हैड अराइव्ड अर्लियर, राइट। तो यहाँ पर अर्ली नहीं होगा, यहाँ पर होगा अर्लियर, हु हैड अराइव्ड अर्लियर। तो सेकंड पार्ट में एरर, इसको आप ठीक करेंगे, अर्लियर आएगा नॉट अर्ली, क्योंकि यहाँ पर कंपैरिजन हो रहा है और मैनेजर जानना चाहता है। दो इट्स ग्लॉस कैन फूल few unwary customers, it would not be difficult for the clever ones to judge its real worth। तो यहाँ पर सिंपल सी बात है, वो कुछ कस्टमर्स की बात कर रहा है, तो a few unwary customer, तो यहाँ पर A2 की जगह क्या हो जाएगा, a few, राइट। तो सेकंड पार्ट में एरर है,
तो यहाँ पर आप ए फ्यू लिख देंगे। नेक्स्ट, ऑफ द बिलियंस ऑफ स्टार्स इन द गैलेक्सी। तो देखिए जब भी आप प्रीपोजिशन होता है तो सेंटेंस को आप आगे पीछे लिख सकते हो प्रीपोजिशन की मदद से। हाउ मच आर सुटेबल फॉर लाइफ। देखिए मच और मैनी का कॉन्सेप्ट समझ लीजिए। मच और मैनी, मैनी जब भी यूज होगा आपका काउंटेबल नाउन्स के साथ यूज होगा, काउंटेबल नाउन। और मच जो होता है अनकाउंटेबल नाउन, जैसे मच मनी हो गया, वाटर हो गया, मिल्क हो गया, अनकाउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन। अब मेरे को यहाँ पर एक कंसेप्ट सिखाइए, सीखिए आप, अब हम ही सिखाएंगे आपको, सीखिए। स्टार हो गया, स्टार, क्या स्टार काउंटेबल है या अनकाउंटेबल है? तो क्या होता है स्टूडेंट्स के साथ प्रॉब्लम ये होती है कि वो जो मैथ्स का काउंटेबल अनकाउंटेबल यहाँ ले आते हैं इंग्लिश में, वो बोलते हैं कि सर स्टार तो हम गिन नहीं सकते, तो जो चीज़ हम गिन नहीं सकते तो वो अनकाउंटेबल हो गया। ऐसा नहीं होता, इंग्लिश में ये थोड़ा अलग कॉन्सेप्ट है। इंग्लिश में ये कॉन्सेप्ट हो जाता है सिंगुलर और प्लूरल का। आपने एक स्टार देखा, दो स्टार देखा, तीन स्टार देखा, तो स्टार सिंगल सिंगल यूनिट में एग्जिस्ट करता है। और ग्रुप ऑफ स्टार्स को हम कॉन्स्टेलेशन बोलते हैं। और बहुत बड़ा ग्रुप हो गया तो फिर उसके बाद हम उसको गैलेक्सी, मिल्की वे बोल देते हैं, फिर पूरा यूनिवर्स बोल देते हैं। तो ज़रा इस चीज़ को ध्यान से समझिए कि जब आप स्टार को कैटेगराइज कर रहे हो, एक स्टार, दो स्टार, तीन स्टार, हमने अपने स्टार का नाम सूरज रख दिया, तो कह रहे हैं हमारा अल्फा सेंचुरी हमारा सबसे नियरेस्ट स्टार है सन के अलावा हमारे सोलर सिस्टम का। तो आप ज़रा यहाँ पर समझिए कि जब आप स्टार को स्टार्स कर सकते हो, सिंगुलर का प्लूरल कर सकते हो, जाहिर सी बात है स्टार हमारा काउंटेबल नाउन है। तो काउंटेबल नाउन के लिए मच तो नहीं आता, राइट। तो बिलियंस ऑफ, यहाँ जाहिर सी बात है बिलियंस ऑफ स्टार्स को लेकर बात हो रही है, तो यहाँ पर आएगा हाउ मैनी आर सुटेबल फॉर लाइफ, हाउ मैनी आर सुटेबल फॉर लाइफ। तो किसके बारे में बोल रही है, बात हो रही है स्टार्स के बारे में हो रही है। तो मच की जगह क्या हो जाएगा, मैनी आ जाएगा। सेकेंड पार्ट में एरर है, इसको आप ठीक करेंगे, यहाँ पर आ जाएगा मैनी। आगे बढ़ते हैं। नाउ इन द बैकग्राउंड दे कुड हियर जॉन लाफिंग एंड जोकिंग लाउडली। अब बैकग्राउंड में बोल रहे हैं कि बैकग्राउंड में उन्होंने सुना जॉन को हंसते हुए, जोक करते हुए। जॉन, अब जॉन के बारे में बता रही है। जॉन वॉज द लाइफ एंड सोल ऑफ एनी पार्टी एंड ही वॉज क्रैकिंग अ जोक वेरी फ्यू मिनट्स, एवरी फ्यू मिनट्स। तो बात हो रही है जॉन की। तो जॉन जो है लाइफ है और आत्मा है किसी भी पार्टी की, राइट। लेकिन यहाँ पर बात ध्यान से देखिए, क्या किसी भी पार्टी की बात हो रही है, एनी पार्टी की बात हो रही है, पर्टिकुलरली उसी पार्टी की बात हो रही है जिसमें अभी जॉन है। तो जॉन वॉज द लाइफ एंड द सोल ऑफ द पार्टी, नॉट एनी पार्टी, सोल ऑफ द पार्टी। तो टू पार्ट में एरर है, इसको आप ठीक करेंगे। तो यहाँ पर इस एरर को ठीक करेंगे, यहाँ पर एनी की जगह क्या हो जाएगा, द पार्टी। आगे बढ़ते हैं। इन द होल सेल, अब बात हो रही है होल सेल की। इन द होल सेल शॉप दे डू नॉट सेल फ्यूअर देन 10 बैग्स ऑफ राइस। देखिए फ्यूअर और यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट आएगा लेस और फ्यूअर, इसको आप ज़रा ध्यान से समझिए। तो यहाँ पर अगर आप लिखना चाह रहे हो फ्यूअर, तो ज़रा ध्यान से देखिए। इन द होल सेल शॉप, जो होल सेल शॉप है आपने देखी होंगी होल सेल शॉप, तो वहाँ पर जो भी मिलता है होल सेल में मिलता है। तो होल सेल शॉप जो होती है तो आपको बोलते हैं कि हम एक यूनिट में नहीं देंगे आपको, जो भी चीज़ें हैं, आपको जो भी थिंग्स परचेज करना है हम आपको होल सेल अमाउंट में देंगे, तो ही हम आपको जो है जो प्राइस है उसका जो भी पैसा है वो हम कम लेंगे। सो दे डू नॉट सेल, वो बता रहे कि वो 10 बैग ऑफ, जो 10 बैग्स है राइस के उससे कम नहीं बेचते। तो यहाँ पर फ्यूअर नहीं आएगा, यहाँ पर हम सिंपल क्वांटिटी बता रहे हैं कि 10 बैग से कम नहीं बेचेंगे। से डू नॉट सेल लेस देन, 10 बैग से कम नहीं बेचेंगे। तो थर्ड पार्ट में एरर है, इसको आप ठीक करेंगे, राइट। फ्यूअर की जगह क्या आ जाएगा, दे डू नॉट सेल लेस देन। आगे बढ़ते हैं। I found the 2 first chapters of the book particularly interesting। तो बोल रहा है कि किसी बुक का जो होगा, कोई पर्टिकुलर बुक है उसमें से उसने पहले 2 चैप्टर इंटरेस्टिंग फाइंड करे। मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले एक कॉन्सेप्ट सिखाया था ऑर्डिनल्स और कार्डिनल्स का। तो क्या कॉन्सेप्ट था कि ऑर्डिनल्स जो होते हैं वो ऑर्डर को बताते हैं, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, और कार्डिनल्स नंबर को बताते हैं 1 2 3 4। पहला कॉन्सेप्ट कि ऑर्डिनल्स के साथ
द यूज होता है। ये पहला कॉन्सेप्ट। दूसरा कॉन्सेप्ट, ऑर्डिनल्स के बाद कार्डिनल्स आते हैं। दोनों को मिला दो, आपने पढ़ा होगा मैथ्स में इक्वेटिंग द टू इक्वेशंस, तो क्या बन गई? द ऑर्डिनल्स, पहले ऑर्डिनल्स आएंगे फिर कार्डिनल्स आएंगे, कार्डिनल्स। तो सिंपल सी बात है। तो यहाँ पर एरर हमें दिख गई सेकंड पार्ट में, तो यहाँ पर आएगा द फर्स्ट, पहले दो चैप्टर, राइट। तो सेकंड पार्ट में एरर है, तो इसको आप ठीक करेंगे। यहाँ पर द फर्स्ट टू चैप्टर्स। बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, अ मूवमेंट डिले वुड हैव प्रूव्ड कॉस्टली इन द सिचुएशन। तो कोई सिचुएशन है, बोल रहे हैं कि किसी भी इस सिचुएशन में अगर एक मूवमेंट क्षण भर की भी देरी होती है तो वो बहुत महंगी पड़ेगी। ऐसा होता है कि आप कोई बहुत इंपॉर्टेंट काम से जा रहे हैं और आपको देरी नहीं करनी है, तो तब ये अक्सर ये बात होती है। यहाँ समझिए कॉन्सेप्ट के बारे में। मूवमेंट जो होता है ना, मूवमेंट एक नाउन है, और यहाँ पर डिले भी हमने एक नाउन दे रखा है। दो नाउन हो गए, लेकिन हमें इसको एडजेक्टिव बनाना है। इसको हमें एडजेक्टिव बनाना है कैसे? दो तरीके हैं। एक तो ये, आ मोमेंट्री डिले, पल भर की देरी, आ मोमेंट्री डिले। और दूसरा तरीका लिखने का, आ मोमेंट्स डिले, एक क्षण की देरी, राइट। तो मोमेंट्री डिले भी लिख सकते हो, आप मोमेंट्स डिले भी लिख सकते हो, दोनों में से आप कोई भी लिखोगे, बट ये नहीं लिखोगे आ मोमेंट्री डिले, राइट। या फिर आ मोमेंट्स डिले। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, व्हेन माय सिस्टर वाज इल आई वेंट टू द हॉस्पिटल ऑन अल्टरनेटिव डेज। तो ऐसे होता है, अक्सर होता है कि आपने अपने घर परिवार में भी देखा होगा, जब कोई बीमार हो जाता है तो आप अक्सर हर दूसरे तीसरे दिन हॉस्पिटल में देखने जाते हैं जब वो एडमिट होते हैं या एडमिशन के टाइम। तो यहाँ पर यही बात हो रही है, स्पीकर भी बोल रही है कि जब उसकी सिस्टर बीमार थी तो मैं हॉस्पिटल जाया करती थी हर दूसरे दिन। अल्टरनेटिव डेज का मतलब होता है हर दूसरे दिन। ऑल्टरनेटिव, और एक और वर्ड हो गया ऑल्टरनेट। तो सबसे पहले आपने जो क्वेश्चन मार्क किया है, आंसर मार्क कर लिया तो समझ गए होंगे, तो एरर हम थर्ड पार्ट में ही पढ़ने वाले हैं। लेकिन मुझे पहले ये समझाओ कि अल्टरनेट का मतलब क्या होता है और अल्टरनेटिव का मतलब क्या होता है। देखिए, जब भी हम बात करते हैं हर दूसरे दिन, तो एक के बाद दूसरा ऑप्शन, दूसरे के बाद तीसरा ऑप्शन, तो जब हम बोलते हैं अल्टरनेट, तो अल्टरनेट होता है हमारा एडजेक्टिव। अल्टरनेट क्या होता है? हमारा एडजेक्टिव। और इस एडजेक्टिव के बाद हमें क्या चाहिए होता है? नाउन। लेकिन अल्टरनेटिव का मतलब होता है ऑप्शन के तौर पे हम बोलते हैं, और ये नाउन होता है। एग्जाम्पल के तौर पे एक एग्जाम्पल के साथ डिस्कस करते हैं। देखिए, राम हैज़ टू वर्क ऑन ऑल्टरनेट संडेज। यानी राम को जो है ऑल्टरनेट संडेज पे, यानी एक संडे छोड़ के दूसरे संडे पे काम करना होगा। या फिर योर सैटरडे, ऑल्टरनेट सैटरडेज, या हम बोले अगर आपने मान लीजिए कहीं जॉब करने जा रहे हो, तो जॉब में बोला आपसे कि अल्टरनेट सैटरडेज विल बी ऑफ। जो अल्टरनेट सैटरडेज हैं वो ऑफ रहेंगे, यानी एक सैटरडे को आपको काम करने आना है और दूसरे सैटरडे को आपको जो है जॉब करनी है। अब एक और समझ लीजिए, वी हैड नो अल्टरनेटिव बट टू फायर हरीश। ठीक है, अब मैंने बोल दिया वी हैड नो अल्टरनेटिव बट टू फायर हरीश।
हमारे पास कोई और चारा नहीं है, या फिर यहाँ पर हमने बात करी वी हैड नो अल्टरनेटिव। नो क्या है? नो एक डिटर्मिनर है जो वैल्यू की बता रहा है, तो यहाँ पर हमने बोला नो अल्टरनेटिव। अल्टरनेटिव यहाँ पर एक ऑप्शन की तरह है कि हमारे पास कोई दूसरा चारा नहीं है, तो यहाँ पर एक नाउन है, तो यहाँ पर अल्टरनेटिव नहीं होगा, यहाँ पर होगा ऑल्टरनेट। क्या होगा? ऑल्टरनेट। तो सही आंसर क्या है? थर्ड पार्ट में एरर है, अल्टरनेट की जगह क्या हो जाएगा? ऑल्टरनेट। राइट, आगे बढ़ते हैं। ही इज अ यूनिवर्सिटी प्रोफेसर, वो एक यूनिवर्सिटी प्रोफेसर है, बट ऑफ हिज 3 सन्स नाइदर हैज एनी मेरिट। देखिए, जब भी आप नाइदर की बात करते हो और नॉर की बात करते हो, पहले मैं आपको एक नाइदर की बात करते हो और इधर की, पहले एक और कॉन्सेप्ट समझ लीजिए। ही इज अ यूनिवर्सिटी। यूनिवर्सिटी ये वोवल से तो शुरू हो रहा है, लेकिन इसका साउंड जो है या से शुरू हो रहा है, तो कॉन्सोनेंट साउंड है, तो ए यहाँ पर ठीक आया है। राइट, तो यूनिवर्सिटी के साथ ए आता है। अम्ब्रेला, आ का साउंड हो रहा है, वोवल साउंड हो रहा है, तो इसलिए एन अम्ब्रेला बोलते हैं। राइट, वो बोल रहा है कि वो है एक यूनिवर्सिटी प्रोफेसर है, लेकिन तीनों बेटों में से किसी एक के पास भी कोई मेरिट नहीं है, कोई डिग्री नहीं है। राइट, सो जब भी आप बात करते हो दो लोगों के लिए, फॉर टू, राइट, मैं बात करूं फॉर टू, तो आप नाइदर यानी नो के केस में नाइदर यूज करोगे और हाँ के केस में आइदर करोगे, दोनों के पास है। लेकिन जब आप बात करते हो मोर देन टू, राइट, तो मोर देन टू के लिए अगर बात करते हो नो, नन, और पॉजिटिव केस में ऑल। तो यहां पर होगा ही इज अ यूनिवर्सिटी प्रोफेसर बट ऑफ हिज 3 सन। तो कितने सन है? 3 सन। यहां पर अगर 2 सन्स होता तो नाइदर हैज एनी मेरिट हो जाता, ये बिल्कुल सही होता, दोनों में से किसी एक के पास भी नहीं है। लेकिन तीनों में से तीनों पे ही नहीं है, तो यहाँ पर नाइदर नहीं आएगा, क्योंकि मोर देन 2 हो गया, तो यहाँ पर हो जाएगा नन। नाइदर की जगह क्या यूज करेंगे हम? नन यूज करेंगे। तो थर्ड पार्ट में एरर है, यहाँ पर यूज करेंगे हम नन। आगे बढ़ते हैं। राइट, क्वेश्चन नंबर 22। अ कप ऑफ कॉफी इज एन एक्सीलेंट कॉम्प्लीमेंट टू स्मोक सैल्मन। तो बोला गया है कि एक कप ऑफ कॉफी है, वो एक एक्सीलेंट कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है पूरक, जो किसी चीज़ को पूरा कर दे, जो अधूरी है उसको पूरा कर दे। टू अ स्मोक सैल्मन के लिए एक उसके साथ अगर एक और कॉफ़ी, एक कप मिल जाए कॉफ़ी का, तो वो एक पूरा पूरक बन जाएगा, एक कॉम्प्लीमेंट बन जाएगा। तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये बिल्कुल ठीक है, नो एरर। आगे बढ़ते हैं। डू नॉट गेट पैनिक्ड इन एमरजेंसीज। तो बोला गया है कि कोई किसी भी इमरजेंसी के अंदर पैनिक नहीं हुई है। पैनिक का मतलब है कि राइट, बिल्कुल आप परेशान मत होइए, शांत रहिए, कोई भी इमरजेंसी हो तो ये बिल्कुल ठीक है। आप इसी तरीके की इमरजेंसीज में कोई पैनिक नहीं होना है। एग्जाम के अंदर किसी क्वेश्चन को देख के घबराना नहीं है, उसको अच्छे से पढ़ो, समझो, जो आपने कॉन्सेप्ट सीखे हैं उन पर भरोसा रखो, उन्हें अच्छे से पढ़ो। क्वेश्चन क्या है उसको बार बार पढ़ो, फिर देखो कि ये नाउन से है, प्रोनाउन से, एडजेक्टिव से, एडवर्ब से, वर्ब से, कहाँ से है, उसका पता लगाओ और उसको ठीक करो। नो एरर। आगे बढ़ते हैं। इट वॉज अ प्लीजेंट 4 hours ड्राइव फ्रॉम पुणे टू नासिक। देखिए, जब हम यहाँ पर बात हो रही है इट वॉज अ प्लीजेंट, ये प्लीजेंट था। क्या क्या प्लीजेंट का मतलब? मनमोहक हो सकता है, आनंददायक हो सकता है, जिस काम को करने में आनंद आए। तो क्या है प्लीजेंट? जो प्लीजेंट है वो 4 घंटे की ड्राइव की बात कर रहा है। तो जब भी आप कुछ इस तरीके से बताना चाहते हो, कोई एक आप पर्टिकुलर घटना को बताना चाहते हो, लेकिन उसके अंदर टाइम बाउंड है, तो उसके लिए आप आवर्स नहीं लिख सकते, सिंपली आप लिख दीजिए हाइफन लगा के 4 hour ड्राइव। तो यहाँ पर हाइफन के अंदर जब भी आप हाइफन लिखेंगे तो उसमें कोई भी प्लूरल नहीं लिखेंगे। 4 hour, जो वो 4 घंटे की, हम बोलते हैं ना यार, वो जो 4 घंटे की यात्रा थी पहाड़ों के बीच, वो बहुत शानदार थी। तो आप उस पर्टिकुलर मोमेंट की बात कर रहे हो, किसकी बात कर रहे हो? उस मोमेंट की बात कर रहे हो, और उस मोमेंट को हम सिंपल एक पल मान के चलेंगे, और उस पल को हमने मेजर करके रखा हुआ है 4 घंटे की ड्राइव से। तो जाहिर सी बात है, इसको हम सिंगुलर रखेंगे तो 4 hours नहीं होगा, 4 hour ड्राइव होगा। सेकंड पार्ट में एरर है, इसको आप ठीक करेंगे, तो सेकंड पार्ट में एरर है, सिंपल 4 hour ड्राइव। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25। आई हैव मैनी वर्क्स टू डू। ध्यान से समझिए, जब आप बताते हो ना वर्क्स, वर्क, इसको, इसके पीछे कॉन्सेप्ट है। वर्क एक अनकाउंटेबल नाउन है, अनकाउंटेबल नाउन। जब भी आप काम गिनते हो कि एक काम है, 2 काम है, 3 काम है, वो आर्टिकल वर्क, पीसेस ऑफ वर्क होता है, बहुत अलग अलग तरीके के काम होते हैं वो।
राइट, डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्क कह सकते हो आप, लेकिन वर्क्स नहीं है वो। तो यहाँ पर आई हैव मच, तो यहाँ पर हो गया अ लॉट ऑफ वर्क, अ लॉट ऑफ वर्क यानी बहुत सारा काम है, या फिर मच वर्क टू डू यानी आपके पास बहुत काम है, राइट। तो जब भी आप ऐसे लिखोगे वर्क, अ लॉट ऑफ वर्क या मच वर्क लिखोगे, लेकिन वर्क्स नहीं लिखोगे, ये बहुत गलत इंग्लिश है। आमतौर पे आप लोगों को ये आदत होती है बोलने की गलत इंग्लिश, तो ऐसा नहीं है, इनको नहीं यूज़ करना है, थर्ड पार्ट में एरर है। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, वर्क एक अनकाउंटेबल नाउन है, तो अनकाउंटेबल नाउन का कोई प्लूरल नहीं होता। लेकिन अगर आप इसका प्लूरल बनाना चाहते हो तो अ लॉट ऑफ वर्क, पीसेज ऑफ वर्क, राइट, आर्टिकल्स ऑफ वर्क लिख सकते हो, और मच वर्क लिख सकते हो, मच वर्क, राइट, वेरी गुड। तो यहाँ पर हमने बहुत सुंदर सुंदर कॉन्सेप्ट सीखे, काफ़ी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट्स थे, और इन सारे कॉन्सेप्ट से हमें काफ़ी ज़्यादा पता चला एग्जाम को लेकर, किस तरीके के एग्जाम में क्वेश्चंस आ रहे हैं और एग्जामिनर हमसे क्या एक्सपेक्टेशंस रख रहा है। तो आपको कुछ इसी तरीके के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। तो जो आप एनालाइज कर लीजिए आपके कितने सही हैं कितने गलत हैं। अगर आपके 25 में से 25 सही हैं, बिल्कुल शाबाशी मिलती है आपको, आपने अच्छे से काम किया है। अगर आपके 20 से लेके 25 के बीच में सही है तो भी अच्छा काम किया है। जहाँ पर गलत है वो आप एरियाज को ज़रा ध्यान से देखिए, कहाँ पर गलत है उनको काम करिए। लेकिन अगर आपकी 15 से लेके 20 में सही है तो थोड़ा सा चिंतित विषय है, आप दोबारा उसको पढ़िए, दोबारा चीज़ों को देखिए, दोबारा क्वेश्चंस किस तरीके से बताए गए उनको सॉल्व करिए, क्या कॉन्सेप्ट लगाए हैं उनको देखिए। देखिए ये तो अभी प्रैक्टिस क्वेश्चंस है, हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के साथ भी कॉन्सेप्ट को सीखेंगे। जब तक आप एक एक चीज़ को बारीकी से नहीं समझते, हम नहीं किसी भी चैप्टर को हम इजीली नहीं छोड़ेंगे। अगर आपके इससे कम है, 15 से कम है, तो बहुत चिंता करने का विषय है। तो अब आपको क्या करना है, अब आपको ये करना है कि आपको सारे कॉन्सेप्ट्स को दोबारा पढ़ना है, क्लासेस को सब पूरी जितनी भी एडजेक्टिव की क्लासेस हैं उसको आप अच्छे से देखिए, ये जो हमने क्वेश्चंस करे इनको समझिए और कॉन्सेप्ट समझिए, और आने वाली जो क्लासेस हैं उन पे अच्छे से फोकस रखिए, क्योंकि इंग्लिश जो है इंटरलिंक्ड होती है। ऐसा नहीं है आपने एक नाउन कर लिया तो बस समझो नाउन आ गया, नहीं, नाउन आपको एडजेक्टिव में भी रिवाइज करने को मिलेगा, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में भी करने को मिलेगा, आगे चल के कहीं और किसी और टॉपिक से वो कनेक्ट हो रहा होगा वहाँ भी पढ़ने को मिलेगा। तो इस तरीके से चीज़ों को समझिए और उनको रिलेट करके पढ़िए। सो आज की क्लास में बस इतना ही। सो आज की क्लास को हम यहीं एंड करते हैं। थैंक यू सो मच।